हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू कोचिंग क्लासेस बाय ऐश। जैसा कि प्रॉमिस किया था, ह्यूमन राइट्स लॉ आप लोगों के लिए लेके आ गई हूँ मैं वापस से। और स्टार्ट करते हैं ह्यूमन राइट्स लॉ। तो दोस्तों, आज का प्रेजेंटेशन में आज के जो टॉपिक्स कवर होंगे वो पहला तो ह्यूमन राइट्स क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है ह्यूमन राइट्स का, यूनिवर्सलिज्म क्या है, कल्चरल रिलेटिविज्म क्या है, यूनिवर्सल बिल ऑफ राइट्स क्या है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स क्या है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो मैंने पिछले अपने वीडियो में बोला था कि NHRC होगा, तो NHRC लेके आए हैं, और फंक्शंस एंड कंपोजिशन ऑफ NHRC, पावर्स एंड लिमिटेशन ऑफ NHRC। तो जिन लोगों को नहीं को मैं बता दूं कि इससे पहले मैं एनवायरमेंट लॉ का ज़्यादातर कोर्स, ज़्यादा क्या पूरा ही कोर्स कवर कर चुकी हूँ फ्रॉम UGC पॉइंट ऑफ व्यू, एंड उसी का ह्यूमन राइट्स का ये नया प्रेजेंटेशन है। ह्यूमन राइट्स के जितना भी टॉपिक है, जितना भी आपका पूछा जाता है, जो मेन पार्ट है वो आपको इसमें मिल जाएगा। प्लस ये किन के लिए फ़ायदेमंद है, जो जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए, या जो लॉ स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी, क्योंकि आप लोग भी पढ़ेंगे एनवायरमेंट लॉ भी और ह्यूमन राइट्स लॉ भी होपफुली। तो दोस्तों, व्हाट आर ह्यूमन राइट्स? तो ह्यूमन राइट्स आर द बेसिक राइट्स एंड फ्रीडम्स दैट बिलोंग टू एवरी पर्सन इन द वर्ल्ड फ्रॉम बर्थ अंटिल डेथ। ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन हम लोग ह्यूमन, और राइट्स यानी हमारे राइट्स। तो ह्यूमन राइट्स जो हमारे बेसिक राइट्स होते हैं, यानी जो फ्रीडम होते हैं, जो इंसान के जन्म से शुरू होकर उसकी मृत्यु तक उसका साथ देते हैं, वो होते हैं ह्यूमन राइट्स। They apply regardless of where you are from, what you believe और how you choose to live your life। यानी वो राइट्स इतने प्यारे राइट्स हैं कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ से हैं, कहाँ रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, आपकी क्या थिंकिंग है ना। वो राइट्स आपके राइट्स हैं, जैसा कि बताया कि शुरू से लेके अंत तक आपका साथ देंगे। तीसरा पॉइंट कहता है, they can never be taken away although they can sometimes be restricted। For example, if a person breaks the law or in the interest of national security। तो ये ह्यूमन राइट्स आपके वो राइट्स हैं जिनको कभी भी आपसे लिया नहीं जा सकता, छीना नहीं जा सकता, लेकिन कभी कभी इनको रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। जैसे जब नेशनल सिक्योरिटी की बात आएगी तो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस लग जाएंगे। चौथा पॉइंट कहता है, these basic rights are based on shared values like dignity, fairness, equality, respect एंड इंडिपेंडेंस। तो ये जो आपके बेसिक राइट्स हैं, ये शेयर्ड वैल्यूज़, डिग्निटी, फेयरनेस, इक्वालिटी, रिस्पेक्ट और इंडिपेंडेंस, ये सारी वैल्यूज़ के साथ शेयर होके बनते हैं, यानी इनके साथ ही इसका लेना देना होता है। जब तक आपको इंडिपेंडेंस अगर आपको चाहिए नहीं होगी तो आप अपने राइट्स का यूज़ क्यों करोगे? आप भाई चुपचाप घर में बैठे हो, ठीक है, आप बाहर निकलोगे, आपके राइट्स का इन्फ्रिंजमेंट होगा, तब आपको याद आएगा अरे हाँ ये तो मेरा राइट था, इसका इन्फ्रिंजमेंट हुआ, तब आपको बुरा लगता है। और उसके बाद जो रेमेडीज़ है वो तो है ही हैं। यानी इन सारी वैल्यूज़ के साथ मिल के जो है आपके राइट्स बनते हैं, वो आपके बेसिक राइट्स हुए। एंड दीज वैल्यूज़ आर डिफाइंड एंड प्रोटेक्टेड बाय लॉ। तो ह्यूमन राइट्स या ह्यूमन वैल्यूज़ जो हैं उनको डिफाइन किया गया है और प्रोटेक्ट किया गया है लॉ के द्वारा। अब आते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स। ये कॉन्सेप्ट कहाँ से जन्मा? तो ह्यूमन राइट्स, एक मिनट, मेरा हाइलाइटर कहाँ गया? ये रहा, मैं इस हाइलाइटर की बात कर रही थी। हाँ, ह्यूमन राइट्स आर द राइट्स अ पर्सन हैज सिंपली बिकॉज ही और शी इज अ ह्यूमन बीइंग। Human rights are held by all persons equally, universally and forever. All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in spirit of brotherhood. तो ये अभी जैसा मैंने पूरा पहले बताया, ये उसी का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है कि ही और शी जो भी ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन राइट्स उसको सिंपली इसलिए दिए जाते हैं कि हर इंसान जो है वो बॉर्न फ्री होता है, यानी वो फ्री, मुक्त जिसको हिंदी में बोलते हैं, वो वैसा पैदा होता है। और उसके बाद वो जो काम करता है उस हिसाब से उसकी डिग्निटी होती है और सोसाइटी में रिस्पेक्ट होती है। जो उसकी कंसाइंस होती है वो उसको लीड करती है डिसीजंस लेने को। एंड ह्यूमन राइट्स आपको किस चीज़ में मदद करते हैं? एक दूसरे के प्रति भाईवाद, ब्रदरहुड, लाइक एक दूसरे, भाईचारा, नॉट भाईवाद, भाईचारे के लिए प्रमोट करते हैं। फिर हिंदू वेद में भी और बेबीलोनियन कोड ऑफ हम्मुरबी या बाइबल में या कुरान में या एनालिक्ट्स में
5 oldest written sources which address the question of people's duties, rights and responsibilities. तो इन सब में जो है हमारे वेद में, बेबीलोनियन कोड ऑफ हम्मुरबी में, बाइबल में, कुरान में और एनालिटिक्स में भी जो हमारे सबसे 5 ओल्डेस्ट रिटन सोर्सेज माने जाते हैं, इसमें भी कहा गया है कि पीपल की जो ड्यूटीज़ हैं उनका मेंशन किया गया है, उनकी राइट्स और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बताया गया है. अब आते हैं टॉपिक यूनिवर्सलिज्म पे. तो यूनिवर्सलिज्म जैसा कि नाम बता रहा है is the philosophical and theological concept that some ideas have universal application or applicability. यूनिवर्सलिज्म नाम से ही पता चलता है. यूनिवर्सलिज्म मतलब कि कुछ आइडियाज़ या कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स जो थ्रू आउट द यूनिवर्स, जितना हम लोग जानते हैं, जो यूनिवर्स हम लोग जानते हैं, उस यूनिवर्स में फॉलो हों. यानी कि ह्यूमन राइट्स के अगर हम पर्सपेक्टिव से देखें तो ऐसे राइट्स जो हर एक ह्यूमन को डिस्पाइट ऑफ वे यू लिव और फ्रॉम विच कंट्री यू बिलोंग आपको मिलते हैं, वो होते हैं आपके यूनिवर्सल राइट्स. वैसे ही यूनिवर्सलिज्म एक ऐसी धारणा है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, एक ऐसे कुछ आइडियाज़ का समूह है जो कि यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं. Second point says human rights is a relatively new expression, having come into international law only after World War II and establishment of United Nations. Universal Declaration of Human Rights, adopted and proclaimed by General Assembly of United Nations on December 10th, 1948, is a milestone document in the history of human rights. And the debate which arose along with the internationalization of human rights is whether all human rights are universal or there are certain rights and freedoms which can be avoided for cultural features. तो ह्यूमन राइट्स जो हैं वो आपका वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो है इंटरनेशनल लॉ कायदे से जो है यूनाइटेड नेशंस को बोल सकते हैं इस्टेब्लिश हुआ. ठीक, 10 दिसंबर 1948 को जो है जनरल असेंबली ने डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को अडॉप्ट किया. तो आपके 3 क्वेश्चंस ये बनते हैं, एक कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इस्टेब्लिशमेंट हुआ, दूसरा कि जनरल असेंबली ने किया और तीसरा ये डेट. अब प्रॉब्लम ये थी कि जो इन लोगों ने ह्यूमन राइट्स के डॉक्यूमेंट जो था, जो बनाया गया, उसमें प्रॉब्लम ये हो रही थी कि कुछ राइट्स थे वो कुछ जगह के हिसाब से अलग थे और कुछ जगह के हिसाब से अलग थे. तो फिर ये देखा गया कि क्या कुछ राइट्स को कल्चरल फीचर्स के हिसाब से अलग अलग बांटना चाहिए या उनको भी सेम रखना चाहिए. तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको आगे मिलेगा. तो यूनिवर्सलिज्म में अब क्या हुआ? द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सलिज्म होल्ड्स दैट ईच ह्यूमन बीइंग possesses certain inalienable rights simply because he or she is a human, regardless the national background, religious or political views, gender or age. It has to be E here. The proponents of this concept claim that the international human rights, like rights to equal protection, physical security, free speech, freedom of religion and free association, are and must be same everywhere. तो अभी जैसे मैंने बोला था कि ये कल्चरल फीचर्स देख के सोचा गया कि अब क्या किया जाए. फिर ये हुआ कि यूनिवर्सलिज्म का कॉन्सेप्ट ही ये था कि कोई भी कहीं पे भी रहे, किसी का कोई भी बैकग्राउंड हो, वो किसी भी रिलीजन को फॉलो करता हो, उसका कोई भी पॉलिटिकल व्यू हो, वो किसी भी जेंडर का हो या किसी भी एज का हो, एक चीज़ कॉमन है कि वो इंसान है, वो ह्यूमन है. तो जहाँ जहाँ ह्यूमन है वहाँ वहाँ ये जो कुछ लॉज हैं, कुछ राइट्स हैं, वो सबके लिए सेम होंगे. The concept of universalism is based कर दीजिएगा on 3 fundamental jurisprudential theories: the natural law theory, the theory of rationalism and the theory of positivism. तीनों ही थ्योरीज मैंने जूरिस्प्रूडेंस में पहले ही बताई हुई हैं. तो जिन्होंने जूरिस्प्रूडेंस का लेसन नहीं देखा है वो जूरिस्प्रूडेंस की प्लेलिस्ट खोलें और जूरिस्प्रूडेंस देख लें. बहुत इजीली एक्सप्लेन्ड है और आपको जूरिस्ट भी रटने में दिक्कत नहीं होगी उसमें. अब आते हैं कल्चरल रिलेटिविज्म. कल्चरल रिलेटिविज्म अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने ये चीज़ पढ़ी थी कि ये मतभेद हुआ कि जहाँ जहाँ कल्चर्स अलग हैं वहाँ क्या किया जाए. तो वहाँ पे कल्चरल रिलेटिविज्म फॉलो होगा. अब कल्चरल रिलेटिविज्म क्या है? कल्चरल रिलेटिविज्म इज द आइडिया दैट अ पर्सन्स बिलीफ
values and practices should be understood based on that person's own culture rather than be judged against the criteria of another. Cultural relativism is the assertion that human values, far from being universal, vary a great deal according to different cultural perspectives. तो कल्चरल रिलेटिविज्म का क्वेश्चन तब उठा जब क्या हुआ कि इंसान है वो तो ठीक है, सबके कोई भी कल्चर हो, कोई भी रिलीजियस बिलीव्स हो, कोई भी पॉलिटिकल व्यू हो, वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स, दैट इज ओके. बट वॉट इफ योर कल्चर इज डिफरेंट एंड माई कल्चर इज डिफरेंट एंड आई जज यू ऑन द बेसिस ऑफ माई कल्चर. सो यहाँ पे कल्चरल रिलेटिविज्म इसलिए आया कि लोगों ने कहा कि भाई हमारा कल्चर अलग है, आपका कल्चर अलग है, अगर आप अपने कल्चर के हिसाब से हमें जज करेंगे तो आपके रूल्स अलग होंगे, हमारे रूल्स अलग होंगे. इसलिए कल्चरल रिलेटिविज्म आया कि किसी के कल्चर को देख के जो है उस हिसाब से उसके साथ बर्ताव किया जाए. बर्ताव इन द सेंस उसके राइट्स और उसके लॉज वैसे हों, उसके ह्यूमन राइट्स वगैरह उस हिसाब से डिफाइन किए जाएं. अब आते हैं यूनिवर्सल बिल ऑफ राइट्स. तो इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट्स या यूनिवर्सल बिल ऑफ राइट्स कंसिस्ट ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, द इंटरनेशनल कवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स and the International Covenant on Civil and Political Rights and its 2 optional protocols. ये सब आपका आ जाता है इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स में. फिर ह्यूमन राइट्स हैड ऑलरेडी फाउंड एक्सप्रेशन इन द कवेनेंट ऑफ लीग ऑफ नेशंस. लीग ऑफ नेशंस आपने पढ़ा होगा, अगर वर्ल्ड वॉर पढ़े होंगे तो, नहीं भी पढ़ा होगा तो मॉडर्न हिस्ट्री में उसका जिक्र है. विच लेड इंटर आलिया टू द क्रिएशन ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन. लीग ऑफ नेशन था, फिर ILO बना. तो यूनिवर्सल बिल ऑफ राइट्स एक जैसा कि नाम है यूनिवर्सली बिल ऑफ राइट्स है, जिसमें ये सारे आपके राइट्स हैं, जैसे सोशल कल्चरल राइट्स का एक अलग कवनेंट है, फिर इंटरनेशनल कवनेंट है सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स का, और 2 ऑप्शनल प्रोटोकॉल्स भी इसके अंदर हैं. अब यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स क्या है? तो अब यहाँ पे आते हैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से इसमें ज़्यादातर चीज़ें हैं, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को इसमें मत लाइएगा आप लोग. अभी हम लोगों ने पढ़ा कि यूनिवर्सलिज्म जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही से थोड़ा सीरियसली उसको लिया गया, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ऐसी चीज़ें हो गई थी कि पीपल वर हॉरिफाइड कि अगर ऐसी चीज़ चलेगी तो लोगों के साथ कितनी नाइंसाफ़ी होगी. जैसे कि हम लोग पहला ही पॉइंट अगर पढ़ें इसका, तो द ट्रॉमेटिक इवेंट्स ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर brought home that human rights are not always universally respected. The extermination of almost 17 million people during Holocaust, including 6 million Jews, horrified the entire world. After the war, governments worldwide made a concerted effort to foster international peace and prevent conflict. This resulted in the establishment of United Nations in June 1945. तो आपको पता ही होगा, इंटरनेशनल लॉ अगर पढ़ा होगा, कि यूनाइटेड नेशंस जो है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बना और काफ़ी अच्छे से और काफ़ी सीरियस उसको लिया गया. क्यों? क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 में इतने लोग मारे गए और जो 6 मिलियन जूस अलग से मारे गए थे, ये तो आप लोग को पूरी कहानी ही पता होगी जो जर्मनी और सब कुछ हुआ था. तो ऐसा देखा गया कि कहीं पे भी ह्यूमन राइट्स को यूनिवर्सली रिस्पेक्ट नहीं किया गया है, लोगों की एक पूरा का पूरा कल्चर हटा दिया गया था. तो ये हुआ कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स किया जाए भाई, और यूनाइटेड नेशंस का तो फॉर्मेशन हुआ ही था. अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कि इसकी हिस्ट्री क्या थी और कैसे सब पूरा हाउ इट केम इनटू बीइंग. ठीक है. फिर 1948 में ये हुआ कि रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम 50 मेंबर स्टेट्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस केम टुगेदर अंडर द गाइडेंस ऑफ रूजवेल्ट टू डिवाइस अ लिस्ट ऑफ ऑल द ह्यूमन राइट्स दैट एवरीबडी अक्रॉस द वर्ल्ड शुड एंजॉय. तो 1948 में 50 मेंबर स्टेट्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस मतलब 50 देशों के जो है रिप्रेजेंटेटिव आए यूनाइटेड नेशंस में, और रूजवेल्ट के गाइडेंस के अंडर जो है एक ह्यूमन राइट्स का फॉर्मेशन हुआ. बेसिकली एक लिस्ट बनाई गई कि ऐसे क्या क्या ह्यूमन राइट्स हैं जो दुनिया में सेम हैं और जो कि किसी भी हालत में, यूजुअली किसी भी हालत में मीन्स तो नेशनल सिक्योरिटी उन सब की बात ना है, उसको क्रॉस नहीं किया जाए और उसको हर एक इंसान एंजॉय कर सके. फिर 10 दिसंबर 1948 को जनरल असेंबली
of the United Nations announced Universal Declaration of Human Rights UDHR, 30 rights and freedoms that belong to all of us. 7 decades on, and the rights they included continue to form the basis of all international human rights law. तो 10 दिसंबर 1948 को इम्पोर्टेंट ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, किसने पास किया? जनरल असेंबली ने ये अनाउंस किया कि भाई हम यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स बना रहे हैं, उसमें क्या क्या होगा? 30 राइट्स होंगे और फ्रीडम्स होंगे जो कि हम सबको बिलोंग करेंगे, टू एवरी ह्यूमन ऑन अर्थ. नाउ the drafting committee decided to prepare 2 documents, one in the form of declaration which would set forth general principles or standards of human rights, and the other in the form of convention which would define specific rights and their limitations. Accordingly, a committee transmitted to Commission on Human Rights draft articles of an international declaration and an international convention on human rights. तो ड्राफ्टिंग कमेटी ने ये डिसाइड किया कि 2 डॉक्यूमेंट बनेंगे, एक बनेगा डिक्लेरेशन के फॉर्म में और एक बनेगा कन्वेंशन के फॉर्म में. तो अकॉर्डिंगली जो है 2 डॉक्यूमेंट्स तैयार हुए, एक बना इंटरनेशनल डिक्लेरेशन, ठीक, उसमें उसके आर्टिकल्स थे, और एक बना इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स. अब यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स जो हम लोगों ने पढ़ा ना, एक बना यूनिवर्सल डिक्लेरेशन, एक बना इंटरनेशनल कन्वेंट, तो हम लोग अभी डिक्लेरेशन ही पढ़ रहे हैं. तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स वाज अडॉप्टेड एंड प्रोक्लेम्ड बाय द जनरल असेंबली as a common standard of achievement for all peoples and all nations, to the end that every individual and every organ of the society keeping this declaration constantly in mind shall strive by the teaching and education to promote respect for these rights and freedoms, and by progressive measures national and international to secure the universal and effective recognition and observance. ये इसमें देखिए पूरा मेंशन है कि इसके आर्टिकल 1 में क्या है, आर्टिकल 2 में क्या है, आर्टिकल 3 में क्या है, तो ये आप लोग पढ़ सकते हैं. ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट एक थोड़ा जिस्ट ले लीजिएगा कि पहला तो ये है कि जनरल असेंबली ने प्रोक्लेम किया था, फिर आर्टिकल 1 में क्या है, जैसे वो फिलोसफी बताता है कि डिक्लेरेशन किस चीज़ पे बेस्ड है, आर्टिकल 2 में क्या है, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन है, आर्टिकल 3 में क्या है, इट वॉज द फर्स्ट कॉर्नरस्टोन ऑफ द डिक्लेरेशन, इट प्रोक्लेम्स द राइट टू लाइफ लिबर्टी. ठीक है, बेसिकली ये आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है इसलिए इनको मैंशन कर दिया है. अब आते हैं जो डिस्कस किया था, और अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन. तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, जिसको NHRC भी बोलूँगी मैं, आगे बोला भी जाता है, इट इज़ अ स्टैट्यूटरी पब्लिक बॉडी कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन 12 अक्टूबर 1993 अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्डिनेंस ऑफ 28 सितंबर 1993. ठीक, इसमें से 2 क्वेश्चन. इट इज़ अ स्टैट्यूटरी पब्लिक बॉडी और इसका कॉन्स्टिट्यूशन 12 अक्टूबर 1993 को हुआ. नाउ द NHRC इज अ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ ह्यूमन राइट्स डिफाइंड बाय द एक्ट एज rights relating to life, liberty, equality and dignity of the individual guaranteed by the Constitution or embodied in the international covenants and enforceable by courts in India. तो NHRC नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, जैसा कि नाम बताता है, ये आपके ह्यूमन राइट्स के लिए लड़ती है. ह्यूमन राइट्स कौन से? जो आपकी लाइफ को, लिबर्टी को, इक्वालिटी और डिग्निटी को, जैसा कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, उसमें अगर कुछ खलल पैदा करे. और दूसरा अभी हम लोगों ने पढ़ा एक इंटरनेशनल डिक्लेरेशन और एक इंटरनेशनल कवनेंट. तो यहाँ पे बात करते हैं और या तो जो कि इंटरनेशनल कवनेंट में एम्बॉडी किए गए हैं उन राइट्स को उनमें कुछ खलल डाले तो ये इन्फोर्सेबल है बाय कोर्ट्स इन इंडिया. इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली. तो NHRC के फंक्शंस क्या हैं, जल्दी जल्दी से पढ़ लेते हैं हम लोग. द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट मैंडेट्स NHRC टू परफॉर्म द फॉलोइंग: proactively or reactively inquire into violations of human rights by government of India or negligence of such violation by public servant. किसी भी पब्लिक सर्वेंट से अगर कोई वॉलेशन हो जाता है ह्यूमन राइट्स का तो ये उसमें देखती है कि भाई ऐसा क्यों हुआ और इसके लिए क्या किया जा सकता है. प्रोटेक्ट करती है ह्यूमन राइट्स को और रिकमेंड करती है मेजर्स को फॉर देयर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन.
It reviews the factors including acts of terrorism that inhibit the enjoyment of human rights and recommend appropriate remedial measures, to study treaties and other international instruments on human rights and make recommendations on their effective implementation, undertake and promote research in the field of human rights, to visit jails and study the condition of inmates, engage in human rights education among various sections of the society, encourage the efforts of NGOs and institutions. It considers the necessity for the protection of human rights and requisitioning any public record or copy thereof from any court or office. NHRC की कॉम्पोजिशन क्या है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, यही ज़्यादातर पूछा भी जाता है. तो NHRC की कॉम्पोजिशन है चेयरमैन और 4 मेंबर्स एक्सक्लूडिंग द एक्स ऑफिशियो मेंबर्स. चेयरमैन कौन हो सकता है? चेयरमैन वही होगा हु हैज़ बीन अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. 1 member who is or has been the judge of the Supreme Court, और 1 member who is or has been the chief justice of a high court. बाकी जो 3 member हैं, out of which at least 1 shall be a woman to be appointed from amongst the persons having knowledge of practical experience in matters relating to human rights. In addition, the chairpersons of national commissions जैसे कि National Commission for Scheduled Caste, National Commission for Scheduled Tribes, National Commission for Women, National Commission for Minorities, National Commission for Backward Classes, National Commission for Protection of Child Rights, and the Chief Commissioner for Persons with Disabilities serve as ex officio members. ये सारे आपके ex officio members सर्व करते हैं. बाकी चेयरमैन और 4 मेंबर्स, एक मेंबर का ये है क्वालिफिकेशन और बाकी 3 मेंबर्स के ये हैं. The sitting judge of the Supreme Court or the sitting chief justice of any high court can be appointed only after with the consultation of chief justice of the Supreme Court. तो जो sitting judge है of the Supreme Court या sitting judge chief justice of any high court can be appointed only after with the consultation of chief justice of the Supreme Court. अब चेयरपर्सन एंड मेंबर्स ऑफ NHRC कैन बी अपॉइंटेड, ये अपॉइंट किए जाएंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के थ्रू. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही अपॉइंट करते हैं, लेकिन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ कमिटी. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक कमिटी के रिकमेंडेशन पे इनको अपॉइंट करते हैं, और उस कमिटी में कौन कौन होता है? द प्राइम मिनिस्टर, द होम मिनिस्टर, द लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा यानी जो लोअर हाउस है, द लीडर ऑफ अपोजिशन इन द राज्यसभा यानी अपर हाउस, द स्पीकर ऑफ द लोकसभा and the deputy chairman of the Rajya Sabha. The chairperson and the members of NHRC are appointed for a term of 3 years or till the age of 70. ये अभी चेंज हुआ है, पहले एज थोड़ी अलग थी, अब ये 70 साल तक हो गई है. whichever is earlier. तो 3 years or 70 years, whichever is earlier. They can be removed only on the charges of proved misbehavior or incapacity, or if proved by any inquiry conducted by the Supreme Court judge. And commission also has 5 specialized divisions, that is the law division, investigation division, policy research, programs division, training division and administrative division. तो इसके 5 अपने specialized divisions भी हैं. तो पार्ट्स बता दिए, अपॉइंटमेंट बता दिया और रिमूवल भी बता दिया. Okay. Now the Commission takes an independent stand while providing opinions for the protection of human rights within the parlance of the Constitution and in law for the time being enforced. It has the powers of a civil court and can grant interim relief. तो आपका NHRC के पास सिविल कोर्ट की पावर होती है और वो इंटरिम रिलीफ आपको दे सकती है. इट ऑल्सो हैज़ द अथॉरिटी टू रिकमेंड पेमेंट ऑफ कंपनसेशन और डैमेजेस. तो ऑब्वियसली बात है, सिविल कोर्ट की पावर्स है, डैमेजेस और कंपनसेशन के लिए भी ये आपको बोल सकती हैं. It can recommend to both the central and state government to take suitable steps to prevent the violation of human rights. It submits its annual report to the President of India, who causes it to be laid before each House of Parliament. यहाँ पे वर्ड रिकमेंड यूज़ किया गया है, तो ये सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को रिकमेंड कर सकती है कि क्या क्या सूटेबल स्टेप्स लेने चाहिए ह्यूमन राइट्स की वोलेशन के लिए. बाकी सिविल कोर्ट की पावर रहेगी, इंटरिम रिलीफ दे सकती है और पेमेंट या कंपनसेशन या डैमेजेस को अवॉर्ड भी कर सकती है NHRC. लेकिन ये एक स्टेट्यूटरी बॉडी है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा. अब आते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट पे, लिमिटेशंस क्या है NHRC की. तो NHRC का कोई इन्वेस्टिगेशन का खास मैकेनिज्म नहीं है. मेजॉरिटी केसेस में ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से इन्वेस्टिगेट करने की बात करती है. इट हैज़ बीन टर्म्ड एज इंडियाज टीजिंग इल्यूजन बाय सोराबजी, who was the former Attorney General of India.
due to its incapacity to render any practical relief to the aggrieved party. NHRC कैन ओनली मेक रिकमेंडेशंस. अभी मैंने इसीलिए पिछली स्लाइड में बोला था कि रिकमेंड वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, तो वही चीज़ आ गई. NHRC केवल रिकमेंडेशन दे सकती है, उसके पास इन्फोर्स कराने की पावर नहीं है. Many times NHRC is used as post-retirement destinations for judges and bureaucrats with political affiliation. Moreover, inadequacy of funds also hamper its working. A large number of grievances go unaddressed because NHRC cannot investigate the complaint registered after 1 year of the incident. तो इसकी टाइम लिमिट भी पता चल गई है कि 1 साल बाद अगर कुछ ऐसा कोई केस होता है तो NHRC उसको रजिस्टर ही नहीं करती है, 1 साल की ही टाइम लिमिट होती है. गवर्नमेंट ऑफन rightly rejects recommendation of NHRC or there is partial compliance to these recommendations. State human rights commissions cannot call for information from the national government, which means they are implicitly denied the power to investigate armed forces under national control. Armed forces को obvious सी बात है, आपको पता होगा पूरा सिस्टम ही अलग होता है, उनके कुछ लॉज होते हैं वो भी अलग होते हैं. अगर आप लोगों ने डिफेंस लॉज पढ़े होंगे तो आपको पता ही होगा. फिर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन powers related to violations of human rights by the armed forces have been largely restricted. तो ये सारी limitations हैं आपकी NHRC की. Okay, so that's the end of today's video and the happiness tip. Obviously, if you're not speaking it, you're storing it, and that gets heavy. So meaning that you should speak whatever concerns you and do not store it, because keeping things inside will obviously get heavy, and being heavy isn't good, right? So just focus and keep smiling. And obviously my next video will contain National Commission for Minorities, National Commission for Women, National Commission for Scheduled Castes, National Commission for Scheduled Tribes, National Commission for Backward Classes. Yeah, these 5 national commissions would be contained in my next video, so stay tuned and watch the earlier videos if you have not watched, because the course is being covered after I guess 2 or 3 days I upload a video usually बोला मैंने इसीलिए. And obviously you people are commenting, that's good, and if you people have any questions, any queries, you can ask me in the comment section. Your comments are most welcome. My Instagram ID is the_esperer, and you can directly ask your queries there too. And keep on liking, keep on subscribing, and please press the bell button, क्योंकि otherwise आपको notifications नहीं मिलेंगे. So that's all for today. I hope you people enjoyed watching the video, and yes, your comments are welcome. And if you have anything in mind or you want me to cover any other topic of your choice which is most important to you, so you can ask me in the comment section. And thank you, and keep watching and keep smiling.